नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता। और सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं और समझाना चाहूंगा, जो लोग जानते नहीं हैं, बहुतेरे आप जानते होंगे कि यह समान नागरिक संहिता नाम की चिड़िया क्या है। दरअसल हमारे देश में अलग अलग कानून हैं, हमारी निजी जिंदगी को लेकर, हमारे निजी व्यवहार को लेकर। अब शादी ब्याह का मामला हो, तलाक का मामला हो, अडॉप्शन का मामला हो, पुश्तैनी जायदाद किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, इसके लिए देश में एक कानून नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्था है। अब कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होती है, कानून को कोडिफाई कर दीजिए। हिंदुओं में अलग तरीके से 4 कानून बन गए हैं, कोडिफिकेशन लगभग कंप्लीट है। लेकिन मुसलमानों में अभी कोडिफिकेशन नहीं हुई है। और जो ये समान नागरिक संहिता है, ये अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में जो हमारी संविधान के कर्ता धर्ताओं की, रचयिताओं की जो एक परिकल्पना थी, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया था। यानी कि ये वो एम है, ये वो उद्देश्य है जिसकी तरफ सरकारों को चलना चाहिए। पूरे देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपने ये कानून बनाया है। और इसी के चलते इस मुद्दे पर राजनीति सालों से हावी रही है। और सबसे ज्यादा राजनीति की शुरुआत कब हुई? 1985 में शाहबानो का जो केस था। एक औरत जो 40 साल से शादीशुदा थी, उसे 3 बार तलाक कहकर घर से अलग कर दिया गया और कोई मेंटेनेंस देने से भी शौहर ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में वर्डिक्ट दिया। उसके बाद कानून ला दिया गया। इस फैसले को पलटने के लिए संसद में मैं तमाम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बारे में भी बात करूंगा। और तब से राजनीति से हिंदू मुसलमान, हमारे देश में दिक्कत क्या है? हिंदू मुसलमान हर चीज को कर दिया जाता है और मैं इसीलिए इनसे बचने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन यह बहुत ही अहम मुद्दा है। क्या फिर से राजनीति हावी करने की कोशिश की जा रही है? यह आज सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कल संसद में, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में, लिखित जवाब में, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। सरकार इस संवैधानिक जनादेश के समान होने के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि इसके लिए व्यापक स्तर पर परामर्श अपेक्षित है। तो सरकार लेकर आएगी, इसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार कह रही है। यह अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि बीजेपी के 3 मूल मुद्दे हैं जिसे वो अपनी आत्मा बताते हैं। राम मंदिर बनने जा रहा है, शिलान्यास भी हो गया। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 पिछले साल 5 अगस्त को उसे हटा दिया गया। और तीसरा, समान नागरिक संहिता। अब वो रह गया है। ट्रिपल तलाक अवैध हो गया है, तलाक बिद्दत जिसे हम कहते हैं। तो बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है, यह समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। हमारे संविधान में मौलिक हक है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम टू रिलीजन। आप अपने धर्म का जैसे पालन करना चाहें, उसकी पूरी आजादी हमारा संविधान देता है। यह एक फंडामेंटल राइट है। तो क्या किसी पर दबाव बनाया जा सकता है या उसके लिए जमीन तैयार की जाएगी? सरकार कह रही है कि हम तो कानून लाएंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 2018 की, वो कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। अभी जरूरत नहीं है, ना माकूल वक्त है इसके लिए। क्योंकि एक डर का माहौल भी पैदा होने लगता है माइनॉरिटीज में। जो हमने CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC को लेकर देखा, देश भर में प्रदर्शन भी हुए। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी सरकार का नया मिशन, एक देश एक कानून और समान नागरिक संहिता से किसका है नुकसान?
चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, मेरे साथ मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, मुसलमानों के हक की हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं, पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन अब समाज सेवा में फुल टाइम लगे हुए हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी मेरे साथ हैं। AK वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं LJP, जो अहम घटक है मोदी सरकार की, और ये वकील भी हैं। तो आज इनसे मैं कुछ कानूनी पहलुओं पर भी बात करूंगा। और अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब नया मिशन मिल गया है प्रेम शुक्ला, एक देश एक कानून। अब 2 मिशन पूरे, तीसरे मिशन के लिए तैयारी। जी, ये नया मिशन जो है वो सुर्खियों के प्रयास में रथ संपादक के लिए हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही क्यों, इस राष्ट्र की संविधान सभा ने स्वयं समान नागरिक संहिता के संदर्भ में सकारात्मक नीतियां बनाई हैं। और यदि संविधान सभा स्वयं अनुच्छेद 44 में इस संदर्भ में वर्णन करता है और इच्छा प्रकट करता है और बारंबार जो है हर नागरिक को समता जो है, ये हमारा जो बुनियादी अधिकार दिया गया है वो है, तो मुझे लगता है समान नागरिक संहिता पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपत्ति करता है तो उसका अपना पक्ष है, उसके लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था है, उसके लिए हमारे यहाँ विधि निर्माण की एक समग्रता वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए। तो उस पर आपने काम क्या किया? 1998 से हमने अपने घोषणा पत्रों में आप लगातार इसे इस्तेमाल करते हैं, संकल्प पत्र लेकर आते हैं, और अब तो 6 साल हो गए सरकार को। पिछले 5 साल में कुछ किया या मौका तलाशते हैं कि माहौल माकूल होना चाहिए, तो फिर ये इस मंत्र को छेड़ेंगे, इस मिशन को छेड़ेंगे? बहुत 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 अच्छा प्रश्न है संदीप जी। 5 अगस्त 2019 तक जो है आप यही प्रश्न हमसे जो है अनुच्छेद 370 के संदर्भ में पूछते थे और मेरे पास सचमुच कोई उत्तर नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास संकल्प के अतिरिक्त उसमें संसदीय बल ही नहीं था हमारे दल के पास, विचार सब परिवार के पास। तो जब हमारे पास दल के पास लोकतंत्र शक्ति देगा, जनशक्ति होगी, सही प्रक्रिया से संविधान सम्मत हम इस देश को समता का वरदान निश्चित तौर पर देंगे। ये अधिकार है इस देश के नागरिकों का, वो उसको सुनिश्चित करेंगे हम। वो इसे सुनिश्चित करेंगे। आप नागरिकों की समानता की बात कर रहे हैं, मैं एक बड़ा सरल सा आपसे सवाल पूछता हूं। ये निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नागरिकों को सबको समान हक होना चाहिए। हमारे देश में औरतों और मर्दों को बराबर हक है, अभी तक मिला है? जी, मिलना चाहिए, उसकी संकल्प स्थिति है और उसकी तरफ लगातार प्रयास है। और जितने अधिकार मिले पिछले 70 वर्षों में अधिकारों में वृद्धि हुई है कि नहीं सतत, कि घटा है अधिकार, ये बताइए आप। और यदि वृद्धि की गई है तो कोई गलत काम किया गया है? नागरिक बराबर हो, मर्द और औरत बराबर हो, पहली प्राथमिकता क्या है आपकी? सारे नागरिक बराबर हो तो उसमें सब बात आ जाती है। अच्छा, उसमें नागरिक स्त्री भी है, नागरिक पुरुष भी है, उसमें समग्रता है, नागरिक शब्द में समग्रता है। तस्लीम रहमानी, अगर सब नागरिक बराबर हों तो दिक्कत क्या आती है? आप ये जो बोगी उठा देते हैं कि अनुच्छेद 25 में फ्रीडम टू रिलीजन है, हमारे धर्म में ये दखलंदाजी है, सब धर्म एक जैसे, एक समान क्यों ना देखे जाएं? देखिए संदीप जी, आपने शुरू में जो इंट्रोडक्टरी बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 2-3 बातें आपने बहुत अहम कही हैं। मैं पहले उस पर आता हूँ, फिर आपका सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो बीजेपी का मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र रहा है, उसमें बहुत सारे वादे, शायद 49 पेज का तो अब लेटेस्ट था, उसमें जितने वादे किए गए उसमें से 2 वादों का आपने जिक्र किया। एक्चुअली तो यही 2 पूरे किए गए और तीसरा ये होगा। अब मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात पब्लिक फोरम पे कही थी कि बीजेपी ने जितने वादे किए, नहीं सरकार ने जो वादे करने की ठानी थी, उसमें से जो कम्युनल नेचर के वादे थे वो पूरे किए। जो नागरिक अधिकारों से मुताल्लिक वादे थे उस पर तो अभी प्रयास ही किया जा रहा है।
एक बात तो ये पूरा क्लियर है कि ये एक कम्युनल एजेंडे के तौर पे लाना चाहते हैं। जहां तक यूसीसी की बात है, हमने हमेशा कहा, मैं जाती तौर पर इसका पक्षधर हूं कि आप एक ड्राफ्ट लाइए। ये आर्टिकल 44 मौलिक अधिकार नहीं है संजय शुक्ला जी, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है और इसमें स्टेट की है सारी जिम्मेदारी कि वो लेकर आए कोई ब्लूप्रिंट और वो कोशिश करे। ये सरकार का काम है। तो ब्लूप्रिंट कोई सरकार 70 साल में लाई नहीं। मुल्क की सिचुएशन को कम्युनलाइज करना जब भी होता है यूसीसी का मुद्दा उठा लिया जाता है। आप लाइए क्या क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे करना चाहते हैं, देश बहस करेगा उस पे। अगर सही होगा तो मानेगा, नहीं सही होगा देश तो में तो बहस 1985 से शुरू हुई क्या थी। तकलीफ है? आप लोगों ने दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कराया संसद के जरिए। गलत तो नहीं कह रहा तस्लीम रहमानी साहब? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत एक यूनिक देश है और जिसमें तकरीबन 30,000 जातियां और क्लासेस इन कास्ट एंड सब कास्ट हैं, 40 के करीब रिलीजन हैं, 30 के करीब लैंग्वेजेस हैं और रीजनल डाइवर्सिटी कितनी है। तो ये जो एक मुल्क का कैरेक्टर है, ये उसके लिए एक्सेप्शंस की जा सकती है, एक्सेप्शंस की जाती है। अलग इलाकों के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए एक्सेप्शंस होती हैं तस्लीम रहमानी, आप ये जानते हैं। पर पूरे देश में एक कानून लागू क्यों ना हो? नहीं, मैं कहता हूं आप एक भाषा लागू करके दिखा दीजिए मुझे इस देश में, अगर आप कर सकते हैं। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, संजय शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ पर सरकार में, प्रेम शुक्ला जी, आप एक भाषा ला के दिखा दीजिए मुझे। क्या आप हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना के दिखा दीजिए। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं आपके नेशनल टेलीविजन चैनल पे करिए आप। नहीं, नुकसान क्या है इसमें? एक कानून क्यों ना हो? शादी ब्याह के मामले हैं, डिवोर्स के मामले हैं, सेपरेशन के, अडॉप्शन के, जायदाद के मामले हैं, एक कानून क्यों ना लागू हो? इसमें धर्म की आड़ क्यों ली जाए? अगर इसकी कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है तो ब्लूप्रिंट लाइए, उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन अगर कोई उसके बाद कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं निकलती, लॉ कमीशन भी कह रहा है, तो एक चीज जो सबसे अहम आपने शुरू में कही, कोडिफिकेशन की जरूरत है। मुस्लिम लॉ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और हम मुसलमानों में भी ये लड़ाई लड़ते रहे हैं कि कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ इज अ मस्ट। पार्लियामेंट में जाए वो, उसको पास किया जाए कोडिफाइड मुस्लिम लॉ को, जैसे हिंदू कोड में तो क्यों नहीं कोडिफिकेशन हो पा रही? हुई थी हिंदू लॉ में देखिए 4 एक्ट आ गई ना, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। आपके यहां पर कुल मिलाकर एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है। तो ये काम क्यों ना कर दिया जाए? ये हमारी कमी है, ये मैं इसे अपनी कमी मानता हूं और मैं इसका एतराफ करता हूं कि पिछले 70 साल में मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप ने एक कोडिफाइड लॉ बनाने की कोई प्रैक्टिकल कोशिश नहीं की, डिमांड के बावजूद। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को करना चाहिए था। हम तो 40 साल से पर्सनल बोर्ड के साथ चिल्ला रहे हैं कि आप कोडिफाई कीजिए। जिस दिन कोडिफाई हो जाएगा, यूसीसी की बहस आधी से भी कम रह जाएगी। किसी की इंटेंशन ही खराब हो तो बात अलग है, लेकिन कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हर कम्युनिटी का होना चाहिए, इंक्लूडिंग मुस्लिम। दैट इज अ मस्ट फॉर दिस कंट्री। पर ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, कोर्ट में नहीं जा सकता कोई, पर कोर्ट जो फैसले भी देता है तो उसमें राजनीति हावी हो जाती है। अब शाहबानों में मैं वापस जाऊंगा 1985 में, अब कोर्ट कहता है कि नहीं मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। शौहर को 40 साल बीवी साथ रही है, आपने ट्रिपल तलाक दे दिया, आप कानून लाकर फैसले को पलट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था, क्या ऑब्जर्व किया था? अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एक देश बनाने में यह कानून बड़ा सहायक साबित होगा। फिर 1995 में सरला मुदगल केस में भी यही बात ऑब्जर्व की सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस कुलदीप सिंह ने जो फैसला सुनाया, वो कहा कि आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, जो ये विचारधारा की विरोधाभास है देश में, वो दूर होंगे अगर जो समान नागरिक संहिता आती है। पर राजनीति आड़े आ जाती है क्या? ये हिंदू मुसलमान खेलने की आदत हो गई है क्या हम देशवासियों को? देखिए संदीप जी, एक विषय है संवैधानिक व्यवस्था का, दूसरा विषय है सियासत का। संवैधानिक व्यवस्था में जब आप कह रहे हैं तो आर्टिकल 44 हो, आर्टिकल 25 हो, या उसके अंदर कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक बहुत बड़ा अधिकार है। अब सवाल इस बात का है
कि ये समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लाना क्यों चाहते हैं। लाना इसलिए चाहते हैं और इसकी बात इसलिए उठ रही है कि भी देश का हर नागरिक समान हो। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इस देश के अंदर अनेकता में एकता, ये भी हमारे एक संविधान की खूबी है, भारत की संस्कृति ये है, अनेकता में एकता। क्योंकि यहाँ कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं, कई, जैसा कि तस्लीम रहमानी साहब ने बताया। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है, संविधान में तो ये व्यवस्था भी है कि जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन इस देश के अंदर जो आरक्षण है वो तो जातियों के नाम पर होता है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा भेदभाव जो हो रहा वो तो आरक्षण और जातियों के नाम पे हो रहा। तो क्या कॉमन सिविल कोड जो आएगा तो क्या आरक्षण भी खत्म होगा? यदि आरक्षण खत्म नहीं होगा, जातियों के आधार पर आरक्षण खत्म नहीं होगा, तो इस कॉमन सिविल कोड के कोई मायने नहीं रह जाते। एक सवाल तो ये पैदा होगा। दूसरी बात ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर हिंदू और मुसलमान के अलावा क्रिश्चियन हैं और दूसरी तरह के तमाम धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उनकी शादी ब्याहों में और दूसरे, तीसरे, चौथे हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म की शादी ब्याहों में और तमाम धार्मिक संस्कारों में बहुत ज्यादा भिन्नता है, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंसेस हैं। तो उसमें कोई दखल थोड़ा है, एक करने समान की जो नागरिक कवायद है, संहिता में मैं उसमें कोई दखल थोड़ा है। देखिए सरकार अगर इस देश ये में, दर्शकों को समझाने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। हम देखिए एक एक चीज समझाते भी हैं। देश में 28 राज्य हैं। गोवा में आप जानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इकलौता राज्य है, और वहां पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो वहां पर तो लागू है। वहां अलग अलग तरीके से शादी भी होती है। ये थोड़ा है कि एक कानून आ गया, एक ही तरीके से शादी होगी, ये कौन कह रहा है? अगर संदीप जी, पहली बात तो मैं आपको बधाई देता हूं कि जब सारे चैनल भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजे पे बहस कर रहे हैं, आप देश के भविष्य के बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको गंभीरता से आप समझें। मैं ये कहना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाएं, देश में जो भी इस देश का नागरिक है वो समान होना चाहिए। मैं इसका स्वागत कर रहा हूं, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन सवाल एक और उठता है कि मैंने जो सवाल उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब इस देश के अंदर जातियों के नाम पर आरक्षण है, तो ये कॉमन सिविल कोड सिर्फ क्या मुसलमानों के लिए आ रहा है, या सिर्फ एक कास्ट कम्युनिटी के लिए आ रहा है, या सिर्फ दिखावे के लिए आ रहा है? क्योंकि आज भी देखने के लिए मिलता है कि मुसलमान अपने हिसाब से शादी ब्याह कर रहे हैं, हिंदू अपने हिसाब से शादी ब्याह कर रहे हैं, ईसाई अपने हिसाब से शादी ब्याह कर रहे हैं। इस देश के अंदर किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई स्पेशल छूट भी नहीं है। अगर कोई आईपीसी के तहत गलत काम करता तो उसको वही मुकदमा हिंदू पे दर्ज होता है, वही मुसलमान पे दर्ज होता है। तो सवाल यह है कि अगर हम देश में सभी नागरिकों को एक रखना चाहते हैं, तो फिर तो इस आरक्षण को जो जातियों के नाम पे, इसे भी खत्म करना पड़ेगा। AK वाजपेयी मतलब सीधा मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए बड़ी किया जा रहा है क्या? ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए CAA आता है, NRC, भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, एक देश के लिए एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बने, बड़ी अच्छी बात है, पर फिर उसमें पेंच डलने लगते हैं कि भाई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई आएंगे, वो सीधे भारतीय मान लिए जाएंगे, मुसलमानों को अलग कर दिया जाता है। तो ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है क्या? उस पे तो हमने बहुत डिबेट की, हाँ, बहुत दिनों डिबेट हाँ, किए, उसको मत करिए डिस्कस, इसको हाँ, डिस्कस करिए। नहीं, मैं जोड़ रहा हूं ना दोनों बातों को। इसमें आपने दोनों पैनलिस्ट से पूछा कि बताइए इसका नुकसान क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया जी, दोनों ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, इसका ड्राफ्ट आ जाए उसके बाद हम बताएंगे। ये इनका स्टैंड है। अब देखिए हो क्या रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 44 में, तो वो सरकार को लाना चाहिए, और सरकार अगर लाती है तो उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सवाल यही तो उठता है, वो CAA NRC वाला खेल तो नहीं होगा। नहीं, ये हिंदू मुसलमान, ये पूरे देश के भले के लिए हो रहा है या नहीं जी? देखिए, हिंदुओं को कहा जाएगा ये मुसलमान ही देश का भट्टा बिठा रहे हैं। संदीप जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, ये एक कानून मानने को तैयार नहीं। और क्लैरिफाई कर लें, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो उसमें क्रिश्चियंस भी आएंगे, सिख्स भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे। नहीं नहीं, अब उसमें भी मैं एक चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जब हिंदू की बात होती है तो हिंदू में सिख, जैन और बुद्धिस्ट समाहित हैं, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है।
नहीं, ये नहीं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए दर्शक को। जो क्रिश्चियंस का डाइवोर्स होता है वो हिंदू उसमें नहीं होता, वो इंडियन डाइवोर्स क्रिश्चियंस अलग है, पर ये मत कहिए सिख जैन बुद्धिस्ट वो हिंदू की परिभाषा में ही है, कानून की नजर में। क्लैरिफाई कर रहा था, वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। मेरा कहना ये है कि अगर देखिए इनका आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है कि इट इज कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 25 यही है ना जी। 25 पे बहुत बार डिबेट हुई है। देखिए उसमें प्रैक्टिस फ्री करने के आपको मतलब फंडामेंटल राइट इस बात का है कि आपके धर्म के हिसाब से आप पूजा करें, अनुयायी बने, प्रैक्टिस करें, उसको प्रचार प्रसार करें। और ये बात हो रही है पर्सनल लॉ की। देखिए दोनों को अलग तरीके से देखा जाएगा, लेकिन यहां का चश्मा देख रहा है कि भाई ये तो हमारे धर्म में इंटरफेरेंस करने की बात है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं तो हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये सही कहा शुक्ला जी ने कि इनका बीजेपी का आज से नहीं सदियों से लिया भाई देखिए मेरे शो में बीच बीच में नहीं, सबको मौका मिलेगा। अभी मैं AK वाजपेयी से मुखातिब हूं। जी हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का आज से नहीं, इनका एजेंडा था और मैंडेट इन्होंने जनता से लिया है कि भाई हम 370 हटाएंगे, हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और नहीं एक भरोसा एक एतबार भी होता है ना, मैं भरोसे और एतबार की बात कर रहा हूं। देखिए भरोसे और एतबार का तो सवाल जहां तक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा भरोसा है और उस पे भरोसा सभी को होना चाहिए। बाकायदा ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट देते, या तो कहें जी नहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो ही नहीं सकता। ये एक ही आर्ग्यूमेंट है। मैं फिर दोबारा वही बात कहता हूं कि वेदर इट इज कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 25 और नॉट। और इस पे कई केस लॉ हैं, कई बार डिबेट हुई है, आपने भी अभी 2-3 केस कोट किए हैं कि ये नहीं है। अगर अच्छा डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था ये बात तो कि भाई ये आना चाहिए लेकिन अभी नहीं। तो फिर तो आरक्षण खत्म कर दो जो कह रहे हैं। इससे कैसे जोड़ोगे आरक्षण को? समान है, सारे नागरिक बराबर हैं, तो समानता सब में लेकर आइए। वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात है, ये तो यहाँ पर लॉ की बात है। पर्सनल लॉ में यही मेरा अच्छा नहीं होगा, वो आपकी राजनीति को सूट नहीं करेगा। आरक्षण आते ही संविधान की थ्योरियां चढ़ जाएंगी। अरे नहीं भाई ये संविधान की बात हो रही है, इसमें पर्सनल लॉ बनाने की बात हो रही है। संविधान में भी आरक्षण एक टेम्पररी राजनीति आचार्य जी कर रहे हैं। एक टेम्पररी प्रोविजन था, आरक्षण सारी उम्र के लिए नहीं थी। वो भी कितनी बार टेस्ट हुआ है। हाँ। जब तक वो बराबर आके खड़े नहीं हो जाएंगे जो उस पायदान के थे, तब तक आरक्षण उनको मिलता रहेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। ये भी तो ये विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है अभय दुबे। ये सभी नागरिकों को समानता लाने का एक प्रयास है या ये कोरी राजनीति है? हिंदू मुसलमान कीजिए, पहले कांग्रेस किया करती थी शाहबानों के मामले में, अब बीजेपी को मौका मिला है तो बीजेपी कर रही है। उनको मुसलमान के वोट चाहिए थे, इनको हिंदू के वोट चाहिए। संदीप जी पहली बात तो यह है कि इस मसले को आरक्षण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जाति आधारित नहीं है। ये एक मिथ्या धारणा है और राजनीतिक लोग इस बात को गलत तरीके से हवा देते हैं। जाति केवल आरक्षण देने के लिए पिछड़ेपन का मानक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जातियों को आरक्षण होगा। आरक्षण जाति आधारित नहीं है, आरक्षण पिछड़ापन आधारित है। जाति के आधार पर तय होता है कि कौन सा समुदाय कितना पिछड़ा है, इसलिए ऊपर से देखने में मलाई काटते रहते हैं ना लोग कि आरक्षण जाति आधारित, उसमें क्रीमी लेयर ही मलाई काटता है। ये भी हकीकत है, जाति आधारित है। ये बात सिरे से गलत है और ये गैर संवैधानिक वक्तव्य है जो लोग जाने अनजाने में दिया करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो समान नागरिक संहिता का प्रश्न है, तस्लीम भाई बीच में नहीं, लोगों का सवाल हुआ करता था, नारीवादियों का सवाल हुआ करता था। अब ये भारतीय राजनीति की और सार्वजनिक जीवन की विडंबना है कि इस प्रश्न को अब भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। पहले घोषणा पत्र में लिखते थे केवल वो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि संसदीय बहुमत है, बल है उसके पास और सारे देश में उसका वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित होता जा रहा है, इसलिए वो इसको लागू करने पर आमादा है। और जो सेकुलर तबका है और नारीवादी लोग जो है वो इस सवाल को लेकर सहमे हुए हैं। मुझे लगता है उनको सहमने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह के माइनॉरिटी के अल्पसंख्यकों के नेता है, खासतौर से मुसलमानों के नेता है, उनको भी इसमें सहमने की जरूरत नहीं है। उन्हें उत्साहपूर्वक आगे आकर इस सवाल के ऊपर बहस करनी चाहिए। जैसा कि अभी रहमानी साहब ने बिल्कुल ठीक वक्तव्य दिया कि उनके सबके मुसलमान समुदाय के कानून का अभी कोडिफिकेशन नहीं हुआ है जो होना चाहिए, और उसके लिए मुस्लिम समुदाय के नेताओं को विशेष प्रयास करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी सामने आना चाहिए और समान नागरिक संहिता के सवाल पर जो गलतफहमियां फैली हुई हैं उनको दूर करना चाहिए। लेकिन समान नागरिक संहिता का मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक ही तरीके से शादी करेंगे और सब लोगों के ऊपर एक ही नियम लागू होगा।
देश विविधता संपन्न है, अलग अलग धर्म और संप्रदाय हैं, इसके अंदर अलग अलग जातियां हैं, उनकी परंपराएं और रिवाज हैं। उन सबकी परंपराओं और रिवाजों का सम्मान करते हुए, उनको जगह देते हुए नई नागरिक संहिता बनाई जा सकती है, और मेरे ख्याल से उसी तरीके से बनाई जा सकती है। अगर उसके अलावा और कोई तरीका अपनाया गया तो ये मामला इतना नाजुक है कि इसके ऊपर बहुत गड़बड़ झाला फैल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक बहुत गर्मा गर्मी होगी। इसीलिए सीएए एनआरसी का उदाहरण दिया, गलत उदाहरण तो नहीं दिया है अवैध दुबे। बनाकर सामने आना चाहिए और ये प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। जब मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के प्रति हमदर्दी रखता था, जो कम से कम 50 साल तक रखता रहा है, उसी वक्त कांग्रेस को ये मसला सुलझा जाना चाहिए था। कांग्रेस इस मसले को लटकाए रही लगातार, इसीलिए आज ये मसला भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला गया है। आपको अभी आवाज आ रही है अवैध दुबे या कनेक्शन कट गया? बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इस यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एनआरसी या सीए से भी जोड़ रहा हूं, यहां पर शको शुबा, वो जो गुंजाइश हो जाती है, भरोसे की कमी, वो भी एक अहम फैक्टर है क्या? देखिए, अल्पसंख्यकों, भारत के अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। इसमें सिखों को केवल बाहर निकाल दीजिए, सिखों को भरोसे के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईसाइयों को और मुसलमानों को खास तौर से उन्हें भरोसा नहीं है। यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो नागरिकों वाला, नागरिकता वाला सवाल है, इससे बिल्कुल अलग करके, इससे बिल्कुल काट के, जो विवादास्पद प्रश्न है समान नागरिकता संहिता के सवाल के ऊपर वो बहस कराए। अपना, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, वो ड्राफ्ट लेके आए, वो ड्राफ्ट सार्वजनिक जीवन में उस पर बहस हो, विशेषज्ञ लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणियां करें, सभी धर्मों के लोगों की उसके ऊपर राय ली जाए, और उसके बाद एक समान नागरिक संहिता बनने की प्रक्रिया शुरू हो और समान नागरिक संहिता बने। यही संविधान का निर्देश है, यही संविधान का आदेश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे में प्रेम शुक्ला, मुझे ये बताइए, मैं रविशंकर प्रसाद का जो बयान, लिखित बयान कल लोकसभा में उन्होंने दिया, उसकी आखिरी लाइन फिर से पढ़ रहा हूं। हालांकि इसके लिए व्यापक स्तर पर परामर्श अपेक्षित है। आपने कितना परामर्श किया है? कितने लोगों से बात की है समान नागरिक संहिता के लिए? प्रारंभ होगी जब करना होगा तो। अच्छा, जब करना होगा। परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ होगी जब करना होगा तो। कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, परामर्श शुरू नहीं किया आपने। की जाएगी, निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, परामर्श उसका अंग है और उसके प्रति कमिटमेंट संसद में दिया जा रहा है। पहले जमीन तैयार की जाती है ना, जब विविधताओं का देश है, ये तो आप भी मानते हैं ना। जमीन तैयार करेंगे ना। हाँ, जमीन तैयार करेंगे ना, तो कह रहे हैं ना। अरे 98 से आपने घोषणा पत्र में किसी से चर्चा ही नहीं की, किसी से परामर्श ही नहीं किया। अरे साहब जमीन वो तो देखिए ऐसा है कि लोगों को या 303 है हमारे पास, आप कानून तो कुछ भी बना सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में मेजॉरिटी है, तो परामर्श की कोई जरूरत नहीं। नहीं, ये देश ऐसा नहीं है ना। आपकी जानकारी के लिए, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं जैसी आप कह रहे हैं। एक कानून जो है, एक कानून इस देश में, इस देश की संसद ने सर्वसहमति से पारित किया और उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने, आपके पास नंबर्स है ना, तो कानून से आप सर्वसम्मति कह सकते हैं। ये सुन तो लीजिए, मैं तो अपने दम पर आप जो भी कानून लाना चाहे ला सकते हैं, ये एक हकीकत है। आप भली भांत जानते हैं कि सुप्रीम कॉलेजियम एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट को संसद ने सर्वमत से पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया। अब देखिए, उनको लग रहा है कि हमारे प्रेम शुक्ला, प्रेम भाई, रोका है कि नहीं रोका? नहीं, मुझे बताइए। नहीं, रोका है कि नहीं रोका? सुन लीजिए, मुझे पूरी बात हो जाएगी। मुझे एक 10 सेकंड आप दे देंगे तो आप 1 मिनट लीजिए, बोलिए, पूरी बात कीजिए। हाँ, 10 सेकंड मेरी 10 सेकंड मैं पूरी कर लूं, फिर आप आइए, दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। एक संवैधानिक प्रक्रिया सेट है, उस संवैधानिक प्रक्रिया, देखिए, एक होता है लोगों में आशंकावादी लोग हैं, उन्होंने कहा सीएए से सबकी नागरिकता मुसलमानों को चली जाएगी, एक की नागरिकता गई नहीं। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 जाएगा, हमारा कश्मीर से ब्रिज कट जाएगा। अरे साहब, कश्मीर और इंटीग्रेट हो गया। उन्होंने कहा राम मंदिर बनेगा, देश विखंडित हो जाएगा। साहब, देश कहीं नहीं विखंडित हो रहा है। तो कृपा करके आशंकाएं ना प्रकट करें, अनावश्यक आशंकाओं का वाद ना करें। आशंकाओं का सवाल ही लोकतंत्र को मजबूती देते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया में विधिसम्मत ये तो मानेंगे ना, विधेयक पारित होकर और उस पर अंततः जो है वेटिंग करने की हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है। किसी भी ये तो मानेंगे ना। अरे मैंने आपको 1 मिनट से भी ज्यादा का समय दे दिया। उसके मूल्यांकन की संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है, सवाल तो पूछना लोकतंत्र को मजबूती देता है ना प्रेम शुक्ला, ये तो मानेंगे। निश्चित, और उसका उत्तर ही दे रहा हूं मैं। अब मेरा सवाल सुनिए,
हमको मेरा उत्तर सवाल देने सुनिए। के प्रति अपने दायित्व को जो है, हम अपने दायित्व का बोध करा रहे हैं संसद में खड़े होकर। ठीक है, दायित्व से ही सरकार जुड़ा कह रही सवाल है है। कि हम पूरा इस पर परामर्श करेंगे। ठीक है, करेंगे, अभी शुरू नहीं किया। मैं सवाल किस लिए पूछ रहा हूं, एक वजह होती है, मैं ऐसे ही सवाल नहीं पूछता। जी, अब देखिए, नहीं, 3 आप अध्यादेश सही आप लेकर आए किसानों से जुड़े हुए, उसमें सबसे बड़ा जैसे ये एक देश एक कानून, ऐसे ही एक देश एक बाजार, और आपने कहा किसानों के हक के लिए है, जी। और किसान आंदोलित हैं हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के। आप ही के सांसद ब्रजेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह कह रहे हैं लाठियां गलत बहुत- चलाई जा रही हैं, नहीं जी, और उसमें आपने देखिए, स्टेक होल्डर किसी से किसान बात पर ही नहीं लाठी की, चलने का- आपने किसान संगठनों से बात ही नहीं की, देखिए- पर आप किसानों का हित करने चल पड़े। मेरा सवाल यही है, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि संख्या बल है, परामर्श किया क्या कि आप सबका भला करने चले, सब नागरिकों को समान करने चले, उसके लिए कोई परामर्श किया क्या, या जरूरत नहीं है? मेरा सवाल ये फिर देखिए, अफवाह ब्रिगेड जो है, नहीं बहुत सही करा, अफवाह ब्रिगेड किसानों के संदर्भ में भी कैसे नहीं, फैला आपने रही है। किसानों से बात बहुत की, स्पष्ट शब्दों में बताइए बताया, आप कितने किस संगठनों से आधार बात पर की, विरोध नाम कर रहे बता हैं? दीजिए नहीं, संगठनों का। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना भाई साहब, मेरा प्रश्न, मेरा भी उत्तर सुनने का कृपा बिल्कुल करिए। बिल्कुल। किसानों के हित में आपका प्रश्न क्या है कि ये करें कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी? नहीं नहीं, APMC परामर्श में करने की amendment बात, से किसान जो है संगठनों से, वो- कितने किसान अरे भाई, संगठनों से MSP बात समाप्त की? बिना सुखबीर परामर्श बादल के कह रहे हैं कोई हमसे आता ही ही बात नहीं नहीं की, आपके सबसे बिना- पुराने बिना- घटक हैं। बिना सारे स्टेक होल्डर इनवाइटेड होते हैं, उसमें उनको किस जाना किसको चाहिए, किया, नाम सारे तो बता stakeholders की दीजिए। बात होती है। वो सरकार बताएगी, आप प्रश्न लगवा दीजिए। सुखबीर बादल को भी सरकार नहीं के बुलाया, पास वो तो यही कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं मैं इस बुलाया, समय बात ही नहीं हुई। नहीं, मैं अभी मैं कृषि मंत्रालय के सारे पूरे जो उनके कार्यक्रम है उनसे अवगत नहीं हूं मैं, और मुझे हमेशा अवगत रहे ऐसी मेरी शक्ति नहीं है। लेकिन सबसे परामर्श करके किसानों के बारे में आशंका क्या फैलाई जा रही कि भाई न्यूनतम साझा जो समर्थन मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा। मैं सिर्फ परामर्श सरकार तक के स्पष्ट सवाल पर शब्दों में हूं। बारंबार शंकाएं सब तो तब कह रहे होती हैं, कि देखिए। सब, अरे भाई आपकी शंका क्या है? आपकी शंका है कि शंका आप कब होती है? एमएसपी प्रेम खत्म कर शुक्ला। देंगे। हम कह रहे हैं एमएसपी है, रहेगी और रहेगी। बहुत ये हम बढ़िया। बारंबार नहीं, कह रहे हैं। नहीं, कल भी हमारे आपकी आदरणीय बात पर अध्यक्ष JP भरोसा नड्डा जी करेंगे ने किसान। ये देखिए। ताल ठोक कर कहा, ताल ठोक कर का ताल बहुत ठोक कर ठोकते हैं कहा कि ना। MSP कोई नहीं सुनिए खत्म तो, करेगा। सिर्फ ताल ठोकने से नहीं होता। नहीं, क्योंकि देखिए, हम सत्य के शंका साथ कब हैं। होती है प्रेम शुक्ला? सत्य के शंका पास कब होती ताल ठोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल नहीं, शक्ति है आपके पास, मैं तो कह रहा हूं शक्ति है। आप जो कानून बनाना चाहें बना सकते हैं। मेरा सवाल ये है, शंकाएं कब और आती वो हैं? संवैधानिक, सुनिए वैचारिक, आप सुनते नहीं है, तार्किक देखिए। और मानव हित में है। वो ठीक है, वो आप ही डिसाइड कर रहे हैं क्या कि मानव हित में है? जो आपने कह दिया नहीं, वही नहीं, देश सही। डिसाइड कर रहा है। एक प्रक्रिया है देश में, हाँ, तो मैं- संसद है, तो परामर्श करने की तो बात पूछ रहा हूं। सब उसमें सारे स्टेक होल्डर बात करते हैं। आपने नहीं बताया किससे बात की। देखिए, शंकाएं कब होती हैं प्रेम शुक्ला? जब परामर्श ना किया भाई, जाए संसद में और जब कहा कानून जाए के आपके स्वरूप भले में के लिए आता कर है, रहे हैं, आप तो इसे मान परामर्श लो, करने से किसने तो मना आदमी को किया? शंका होती है। परामर्श कर लो तो शंका अरे, खत्म। आप बताइए ना क्या आशंका? आपकी वही तो आशंका पूछ रहा हूं, MSP खत्म परामर्श होगी। करने के आप सरकार तैयार कह हैं, रही पर अभी संसद शुरू में नहीं खड़े किया। होकर कह रही है। एक मिनट अरे तो आपका ये कहना साहब, नहीं, ये परामर्श की बात नहीं है। कुछ लोगों ने कानूनों को रोक कर रखकर किसानों के अहित की जो कसम खाई है, वो किसानों को दिग्भ्रमित करने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। जो नागरिकता नहीं, समाप्त करवा दे दिग्भ्रमित रहे तब थे, होता है जो आदमी देश की तोड़ उससे दे रहे बात थे, ना की गई वो हो। किसानों को जब उनके सम्मान हो रहा है, उनके सम्मान की निधि दी जा रही है, उनको बीज से लेके बाजार मतलब तक समर्थन किसानों दिया को जा भड़काया रहा जा रहा है, पर उनके किसानों साथ की खड़ा बात नहीं जा हो रही है। तो आचार्य जो उन्होंने प्रमोद किसानों को कृष्णम ठगा, स्क्रीन लूटा, आचार्य प्रमोद कृष्णम स्क्रीन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुरुआत तो ये आपने की थी पूरी राजनीति की। अभी तक आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। हिंदू मुसलमान इस पूरे मसले को, ये देश के भले के लिए है। आप कह रहे हैं ना परामर्श, अभी मान लिया प्रेम शुक्ला ने परामर्श नहीं किया है, पर परामर्श शुरू करेंगे तो आप इसको वेलकम करेंगे, या ये हिंदू मुसलमान की राजनीति जारी रहेगी? देखिए संदीप जी, पहली बात तो यह है कि समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि सब नागरिक एक समान हो। मेरी समझ में नहीं आता है, इतने विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, सब बेमतलब झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो मैटर है ये खत्म हो जाएगा, सब एक समान हो जाएंगे। लेकिन समान नागरिक संहिता तब तक कैसे संभव है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो हट गया, नहीं लेकिन हटेगा अगड़ा, ना, वो भी नहीं पिछड़ा, हटेगा। दलित, ये नहीं, वो, नहीं, नहीं, जातियों मैं के एक नाम और पर आरक्षण नहीं होता। ये क्लैरिफिकेशन अभय दे दुबे जी दूं। ने कहा। आचार्य नहीं, प्रमोद नहीं, कृष्णम, एक एक सेकेंड मुझे भी तो पूरा देखिए, करने दो। एक सेकेंड रुक जाइए ना।
एक सेकंड रुक जाइए, मैं पूरा का पूरा आपके लिए जवाब पढ़ देता हूं। जो लिखित जवाब दिया है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही ना कि माइनॉरिटी स्टेटस हट जाएगा क्या। सवाल था वेदर द गवर्नमेंट प्लान्स टू अबॉलिश माइनॉरिटी स्टेटस अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिलीजन्स अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अल्पसंख्यक का दर्जा हट जाएगा क्या? सवाल का जवाब रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने दिया, नो, नहीं, अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। आगे बताइए। अल्पसंख्यक का दर्जा हटेगा नहीं तो फिर कॉमन सिविल कोड का क्या मतलब रह गया? आरक्षण जातियों के नाम पे चलता रहेगा। अवय दुबे जी कह रहे थे कि जातियों के नाम पे आरक्षण नहीं, ये तो मैं भी कह रहा हूं। संविधान में जाति, लिंग और धर्म के नाम पे भेदभाव करने की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो वही हो रहा है। जातियों के नाम पे नंगा नाच होता है, रिजर्वेशन होता है, और समझो जो पार्टियां टिकट देती हैं जातियों के नाम पे देती हैं। इस सत्य से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। अभी प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे थे, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था एससी एसटी पे एक जो कानून था उसको बदला था, लेकिन आपने उसके फैसले को बदल दिया पार्लियामेंट में बिल ला करके। तो देखिए, आपको करना है आप करिए। ये इसलिए नहीं करना चाहते कि समान नागरिकता होनी चाहिए, मैं तो कहना चाहता हूं होना चाहिए। सारा देश का नागरिक सब समान होने चाहिए, लेकिन आपका मोटिव ये नहीं है। आपका मोटिव ये है हिंदुओं को ये कहोगे देखो हमने इन मुसलमानों को समान नागरिक संहिता के तहत ला दिया, बात खत्म हो गई। आप ये करना चाहते हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो आप करिए, शौक से करिए। तो आप भी तो कर रहे थे। आप पहले मुसलमानों के खैर ख्वाह बन रहे थे, अब वो बन रहे हैं हिंदुओं के। इस बात का जवाब नहीं दिया आपने। मैं तो नहीं, सुनिए, हिंदुओं के खैरख्वाह, मुसलमानों के खैरख्वाह, ना तो कोई मुसलमानों का खैरख्वाह है ना हिंदुओं का, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। दूसरी बात, तस्लीम रहमानी साहब से मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो इसका स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए, बिल्कुल स्वागत किया जाए। किसी का कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप करिएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाइएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बिना इस देश की आबादी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इस देश के अंदर जो भी पैदा हो, जो नागरिक हो, वो एक समान हो, मैं स्वागत करने को तैयार हूं। लेकिन ये नहीं है कि एक साइड जहां तुम्हें फायदा होता वहां तो तुम कर दो, दूसरी साइड तुम छेड़ो तो नुकसान वहां मत करो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तस्लीम रहमानी, आप स्वागत करते हैं। नागरिक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, परामर्श होना चाहिए। प्रमोद कृष्णम जी ने वो बात कह दी जो मैं भी कहना चाहता था इससे पहले। देश में 2-3 कानून ऐसे हैं जो इस देश के हित में है, राष्ट्र हित के कानून हैं, और वो पिछले 70 साल में आ जाने चाहिए थे। लोगों को बात की जा सकती थी, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते इतने इंपॉर्टेंट कवानीन इस देश में 70 साल में बन नहीं सके। उसमें से एक जो अभी कृष्णन जी ने कहा, एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए आज के। लेकिन आप जब भी बात करते हैं, खासतौर पर बीजेपी के लोग जब भी बात करते हैं, उसको कम्युनलाइज करके जब बात करते हैं तो वो शंका का माहौल और शक का माहौल और एक जरूरी कानून उस चक्कर में रह जाता है। तो ये देश हित की बात नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में जो वादे किए, तो जो कम्युनल नेचर के हो सकते थे, किसी को हिट करने वाले, वो तो आपने पूरे कर दिए। जो देश हित की जो बातें थी, अब वो देख लीजिए आप, 15 लाख नहीं, समान नागरिक संहिता देश हित में है कि नहीं? डॉक्टर तस्लीम रहमानी, मैंने कहा, मैं हमेशा से कह रहा हूं, आने तो दीजिए, ड्राफ्ट तो आने दीजिए। हमारे एक कहावत है, सूतरा कपास और एक कम्युनिटी का नाम लेके उनमें लट्ठा। अरे अभी कुछ है नहीं। आप पार्लियामेंट में तो बार बार कहा गया है कि सरकार कोशिश कर रही है। नहीं, मैं ये सवाल, डॉक्टर रहमानी, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, करनी होती है तब आप ये इशू छोड़ते हैं। मैं सवाल किस लिए पूछ रहा हूं? मैंने कहा, मैंने प्रेम शुक्ला से सवाल करते हुए भी कहा, एक वजह होती है मैं क्यों सवाल कर रहा हूं। आप स्वागत कर रहे हैं। देखिए पिछले साल क्या हुआ, ट्रिपल तलाक को लेकर, तलाक बिद्दत, किसी भी सभ्य समाज में तलाक बिद्दत की कोई जगह नहीं हो सकती, पर उसमें भी आपने वही लट्ठा हुआ ना, वहां पर भी अपने राजनीतिक फायदे, अपने आइडियोलॉजिकल फायदे देखने लोग चल पड़े थे। सरकार ने डंडी मारी, उसमें सरकार ने डंडी मारी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिया था उसको पूरे देश ने, सारे मुसलमानों ने कबूल किया। किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कोई एक उंगली भी नहीं उठाई। लेकिन जिस अंदाज से सरकार पार्लियामेंट में कानून लेके आई, उस पर आपत्ति थी, उस पर है और उस पर रहेगी, क्योंकि वो कानून उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक है, ना कम्युनिटी के वो न उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तक नहीं है उस कानून का जो सरकार लेकर आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर उस प्रथा की किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी धर्म में कोई जगह है?
तलाक बिद्दत की? नहीं, होनी बिल्कुल चाहिए नहीं है, जगह। बिल्कुल नहीं। अरे हमने हमेशा मुखालफत की है तलाक बिदअत की, आज भी करते हैं। कुरान में दूसरा तरीका है तलाक का, बिल्कुल। तलाक का तरीका ही नहीं है। हाँ, तो हम जो उसकी मुखालफत गैर करते हैं। कुरानिक एक प्रथा है उस पर ऐसे भी का राजनीति मतलब हुई ना। परेशानी इस बात को लेकर है, और यही बात घूम फिर कर ए के वाजपेयी भरोसे की कमी पर आती है, नहीं नहीं, जब पॉलिटिकल इंटेंशंस लोग देखने लगते हैं। विपक्ष का धर्म निभाना है ना उनको। हाँ, क्या कर रहे हो? तो आप सत्ता पक्ष का उनसे धर्म निभा कहलवा रहे हैं, परामर्श ही नहीं कर एक रहे, सेकंड, आप उनसे- परामर्श नहीं करते। आप उनसे कहलवा रहे हो, स्वागत करते हो, कैसे कह देंगे? वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हमारी बात को मान लेंगी? बिल्कुल वो तो नहीं कह रहे मानेंगी। हैं, स्वागत कर रहे हाँ, हैं वो कि परामर्श करिए ना। अरे भाई वो इवेंट ड्राफ्ट तो कोई, अरे तो ड्राफ्ट नहीं लेकर आओगे, अरे भाई सब कुछ डंडे के जोर पर ही होगा। अगर वो मान ले स्वागत कर रहे हैं तो ड्राफ्ट तो आएगा ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा, सबसे व्यूज मंगाए जाएंगे, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, उसके बाद कहीं पास होगा, फिर जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा। देखिए, आप इन चीजों को बड़ा भली भांति समझते हो कि इस कानून के आने से 25 पे कहीं जरा सा छीटा भी नहीं जाता है। देखिए, पूजा पद्धति आपकी अपनी है, नमाज पढ़िए। तो ये समझाने की भी तो जरूरत है। कब से बहस चल रही है इस पे? हाँ। कितने सालों से बहस चल रही है? परामर्श तो हुआ नहीं, अरे वही भाई, तो मैं अब कह रहा दिन हूं। आ गया है, आपने ठीक कहा, मेजोरिटी है, दिन आ गया है, ये कानून भी पास बीजेपी कराएगी और कराना चाहिए इनको। जब मेजोरिटी हो तो क्यों नहीं कराएंगे भाई? हाँ। जब उनके एजेंडा में है तो क्यों नहीं कराएंगे? आप उसमें आशंकाएं ढूंढते रहिए कि भाई ये मुस्लिम के दबाने की बात है, या आरक्षण भी साथ में जाना चाहिए, या महिलाओं को भी सशक्त, सब चीजें की जाएंगी, लेकिन वो समय के हिसाब से होंगी। और इस कानून, एक सेकेंड रमानी साहब, इस कानून से आप नुकसान गिना दीजिए अगर कोई आपको नजर आता है। वो आप 1 घंटे की डिबेट होने जा रही है, अभी तक एक नहीं बता पाए। रहमानी साहब, नुकसान क्या होगा? बस सीधी बात किसका है। नुकसान होगा? कोई किसी डिबेट को नहीं नुकसान है कि फायदा है? नुकसान की क्या बात है? अभी फायदे नुकसान पे कहां आएंगे, अभी जब कोई ड्राफ्ट ही नहीं है। हमने तो शुरू में उसका जो एक डिस्क्रिपेंसी डिमेरिट हो सकता है, उसको कहा कि इतने जब डाइवर्स सोसाइटी है तो मैकेनिज्म क्या होगा, उस पर बहस करके उसको लेकर आइए। तो डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एक प्रॉब्लम है सबके सामने, उसको प्रमोद कृष्ण जी भी कह रहे हैं। और जो आप आरक्षण को कह रहे हैं, आर्टिकल 341 के तहत आरक्षण को तो कम्युनल 1950 में कांग्रेस ने ही बना दिया था। क्या आप इसको नजरअंदाज कर सकते हैं? और जो आप आरक्षण को कह रहे हैं, आपकी आवाज चली गई है अभय दुबे। तो अगर हम नफे और नुकसान की, मैं राजनीतिक नफे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, वो राजनीतिक दलों का है, देश के लिए फायदेमंद है या देश के लिए नुकसानदेह होगा? क्योंकि विविधताओं का देश भी है हमारा। देखिए, देश विविधताओं का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों के अधिकार भी विविध होंगे। देश विविधताओं का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार की संस्था का रूप भी सबका बिल्कुल अलग अलग होगा। मेरा मानना यह है कि विवाह और उत्तराधिकार, इन तमाम सवालों के ऊपर अगर एकता हो जाए, उसमें स्त्रियों की, ये हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल में भी स्त्रियों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है। मैं उसी पर आने वाला था। कोडिफिकेशन हो गई हिंदू लॉ की, क्या हिंदुओं में औरत और मर्द बराबर हैं? कतई नहीं। नहीं संदीप जी, मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ, हिंदू में कोडिफिकेशन हो गई, हिंदू विवाह कानून है, उसके अंतर्गत सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और जैन भी आते हैं, आपकी बात सही है। लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियों को उनके पूरे अधिकार मिल गए हो, ऐसी बात नहीं है। अगर समान नागरिक कानून बनेगा तो वो हिंदू विवाह संहिता है, इसकी भी समीक्षा होगी और इसके अंदर भी जो गड़बड़ियां हैं, वो गड़बड़ियों को दूर किया जा पाएगा। जो मुसलमानों का सवाल है, उसको भी नए सिरे से देखा जाएगा, ईसाइयों का प्रश्न भी नए सिरे से देखा जाएगा, जो गोवा का अनुभव है उस गोवा के अनुभव पर भी विचार किया जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से सतर्कता बरतनी चाहिए। जो उनका भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की राजनीति का इतिहास रहा है, उसमें भारत का अल्पसंख्यक समाज उनकी वो विश्वास नहीं करता है। ऐसी हालत में वो इस सवाल को इस तरीके से ना उठाएं जिससे देश में सांप्रदायिकता फैले और मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को लगे कि ये कानून, ये संहिता उनके दमन के लिए बनाई जा रही है, इससे उनका सांस्कृतिक दमन होगा, धार्मिक दमन होगा। इस प्रकार की अगर भावना फैली तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होंगी। बिल्कुल। और आपने गोवा का जो उदाहरण भी दिया है, देखिए गोवा में भी जबकि समान नागरिक संहिता है हिंदुओं के लिए और कोडिफिकेशन हो चुकी है हिंदू लॉ की, वहां पर अगर हिंदू दंपति है, 25 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो पति एक और शादी कर सकता है, बाइगमी अलाउड है। 30 साल तक अगर जो
मेल चाइल्ड पैदा नहीं हुआ तो भी वो बाइगमी अलाउड है। तो इस तरह की भी डिफरेंसेस भी हैं, तो इनको भी पाटना होगा और ये परामर्श से ही हो सकता है। आबिद दुबे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दूसरे ये एक संहिता का मतलब ये नहीं है कि सबके ऊपर सब धाम बाइट पसेरी तोला जाएगा। हाँ। उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे रहमानी साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो डायवर्सिटी है, उस डायवर्सिटी को उसके अंदर स्थान दिया जा सकता है और वो स्थान दिया जाना चाहिए। हमारे 75 साल हो जाएंगे 2022 में आज़ादी को, तो कम से कम हम सब बराबर हों निजी मामलों में। इसकी परिकल्पना भी की गई थी, वो कानून भी बनाया जाए, लेकिन लठ के डंडे के जोर पर नहीं, संख्या बल के जोर पर नहीं, परामर्श करके अगर ये हो जाए तो इससे बेहतर नहीं हो सकता देश के लिए कुछ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।